नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। रैड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे आए हैं कि कोई भी पार्टी सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों से मेरा मतलब है जेडीएस और बीजेपी की ओर से। हालांकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दल होने के नाते उसने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ऐसे में गेंद गवर्नर वेजुभाई वाला के पाले में है। अब देखना होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। इस बीच विधायकों की खरीद फरोख्त से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक की मौजूदा स्थिति पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 नेता मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राहुल त्रिवेदी जी, कांग्रेस से हैं संजय गुप्ता जी और दलित चिंतक और दलित विचारधारा के बारे में बात करने वाले राजकुमार पासवान जी। सबसे पहले बात राहुल त्रिवेदी जी से। राहुल त्रिवेदी जी, ये बताएं कि क्या आप लोग कर्नाटक में सरकार बना रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि ये कर्नाटक में जहाँ तक सरकार बनाने की बात है तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी अभी उभर के आई है। 104 सीटें हमें 222 में से मिला है। और अब अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो ये राज्यपाल के ऊपर हम लोगों ने अपना दावा पेश किया। अब राज्यपाल जो महामहिम राज्यपाल जी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो हमें मौका देंगे तो हम जरूर अपने वहाँ पर दावेदारी पेश करेंगे और सरकार बनाएंगे। और चूँकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता ने हम पे भरोसा जताया। हाँ, कुछ सीटों से हम जरूर रह गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे हमारे ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। इसलिए सरकार बनाने का जो सबसे पहली जो दावेदारी होती है वो हमारी है और हम आशा करते हैं कि राज्यपाल महोदय भी इस बात को समझेंगे। राहुल जी, आप बात कर रहे हैं दावेदारी की और जनता के भरोसे की, तो ये बताइए, आप बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जरूर हैं, लेकिन आप बहुमत का आंकड़ा कहाँ से जुटाएंगे? देखिए, बहुमत के आंकड़े की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर 2 और पार्टियाँ हैं और वो तो फ्लोर पे सिद्ध करने की बात होगी। अगर उस पार्टी के लोग अगर ये समझते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा बहुमत करने का और बहुमत जुटाने के लिए, और उसके पार्टी के लोग भी जो हैं दूसरी पार्टी में, खासकर जो जनता दल एस है या कांग्रेस पार्टी है या जो 2 निर्दलीय, एक बहुजन समाज पार्टी से और एक और जीत कर आए हैं, तो अगर इन लोगों को लगता है कि सरकार वहाँ पर स्थायित्व मिलना चाहिए, री इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, तो जब हमें फ्लोर से अपना बहुमत सिद्ध करने की जरूरत आएगी तो हो सकता है उसमें से लोग हमें समर्थन अपना दें। यही एक तरीका है। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चूंकि वहां पर लगभग आधी जनता, मतलब आधी सीटों पर हमारा दावा हुआ है। अगर हम 112 का आंकड़ा होता है, 104 के आंकड़े हमने टच किए हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी है। तो जनता के विश्वास के ऊपर हम वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे। आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस और जेडीएस दोनों अगर मिलती है तो सबसे बड़ी पार्टी होती है। क्या आपको मिलना चाहिए? बिल्कुल। आप जिस तरह से देखें, मेरे भाई त्रिवेदी जी भी बता रहे थे कि जिस तरह से गोवा के अंदर इनकी गवर्नमेंट फ्रेम हुई, मिजोरम में इनकी फ्रेम हुई, मणिपुर में हुई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी। मगर राज्यपाल साहब ने ये तय किया कि जिसके पास संख्या बल ज़्यादा, क्योंकि संख्या नंबर जो है अपने आप में एक जादुई नंबर है। जब तक आपके पास संख्या नंबर नहीं है तो चाहे आप सिंगल लार्जेस्ट हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ तो बहुत स्पष्ट है, कर्नाटक में तो बहुत स्पष्ट मैंडेट दिया है जनता ने। आप देखें कि जिस तरह से कि कांग्रेस और जेडीएस और प्लस 2 विधायक जिन्होंने समर्थन दे दिया है जो कि निर्दलीय हैं, तो उनको मिलाकर के जो संख्या है वो 117-118 के ऊपर जा रही है। इनके पास 104 है। मैं पूछना चाहता हूँ त्रिवेदी साहब, आप बता दीजिए कि अमित शाह साहब हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, पैसा बांटेंगे, कांग्रेस के लोगों को तोड़ेंगे, ये क्या कहते हैं जेडीएस के लोगों को तोड़ेंगे? क्या करना चाहते हैं आप? 104 लोग आप जीत करके आए, आप वहाँ दावा पेश कर रहे हैं और बात करते हैं आप नैतिकता की, बात करते हैं आप भ्रष्टाचार की, बात करते हैं आप सिद्धांतों की। यही सिद्धांत हैं आपके? देश की जनता आपको देख रही है, क्या ड्रामा आप कर रहे हैं? 104 के अंदर आप मुझे एक आदमी बता दीजिए, एक विधायक बता दीजिए कि आपका सोर्स क्या है, कहाँ से लाएंगे, सिवाय इसके कि कांग्रेस के लोगों को आप तोड़ें वहाँ पर या आप जेडीएस के लोगों को तोड़ें। आपके पास रास्ता क्या है? और जब आपके पास रास्ता नहीं है तो आप बता दीजिए देश की जनता को कि सत्ता को पाने के लिए हम इतने ज़्यादा
आज इसके अंदर हम पागल हो चुके हैं, नशे में चूर हो चुके हैं। किसी भी रूप में हमें सत्ता चाहिए, चाहे किसी के लोगों को तोड़ना पड़े, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, चाहे पैसे का दुरुपयोग करना पड़े, कैसे भी हो जाए हमें भगवान वहाँ पे रंग रंगना है। और हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने के लिए, जब आप बात सिद्धांत की करते हैं, जब आप बात भ्रष्टाचार की करते हैं। आप अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, किस तरह से आप नंगा नाच आज वहाँ कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप इनके आरोपों पर? देखिए, आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी के काम है। इनके आधे जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे, ये क्या बताएंगे, 32 में से 16, मतलब मुख्यमंत्री सही सिद्धारमैया भी जी, जो उनका चामुंडेश्वरी जो उनका मुख्य क्षेत्र हुआ करता था, जहां से वो दावा करते थे, वहां से वो चुनाव हार गए। इनके पास तो नैतिकता यहीं से दिख गई। इनके 32 में से आधे 16 जो मंत्री थे वहां पर, वो मंत्री हार चुके हैं, अपने चुनाव हार चुके। जो लोग अपना सीट नहीं बचा सके, वो लोग किस बात का दावा कर रहे हैं वहां पर कि हम सरकार बनाएंगे? वो क्या मुंह लेकर जाएंगे सरकार के पास, वहां जनता के पास, कर्नाटक के लोगों के पास? उन्होंने लिंगायत के नाम पर, उन्होंने दलित के नाम पर समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को विखंडित करने का काम किया। लेकिन जो माननीय मोदी जी का जो विकास का नारा है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उस नारे को ध्यान में रखते हुए, उस विश्वास को ध्यान में रखते हुए वहां की जनता ने, हाँ, एक बात मैं जरूर मानता हूं कि लगभग 8 सीटें हम कम रह गए। हम अगर 8 सीटें मिल जाती तो हम पूर्ण बहुमत में होते। लेकिन वहां की जो बाकी पार्टियां, हम कहीं भी कोई हॉर्स ट्रेडिंग, ये कोई आज की तारीख में मीडिया इतनी जागरूक है, सोशल मीडिया इतनी जागरूक है, ऐसे में कोई भी ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं जो लोगों से छिपी रह सके। तो उस स्थिति में हम कोई भी ऐसा काम, अनैतिक काम करने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ अपनी दावा पेश करेंगे। सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते गवर्नर का ये फर्ज बनता है, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर भी, कि वो हमें सबसे पहले बुलाएं। और अगर हम सरकार बनाएंगे तो नैतिकता के आधार पर ही जो दूसरी पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी है या जेडीएस है, उनके तरफ से जब हमें समर्थन दिया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर से चुनाव में जाएं, फिर से कर्नाटक को चुनाव में हम झोंके। रही बात अलायंस की, तो यही जेडीएस और यही कांग्रेस पार्टी, अगर इतने ही इनके अंदर में एक दूसरे के प्रति इतने ही प्रेम थे, इतने ही विचार थे, तो इन्होंने प्री पोल अलायंस क्यों नहीं किया? ये अलायंस तो कुछ था नहीं। जैसे ही जब इन्हें लगा, जब कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा कि अब तो हम जीत से काफी दूर रह गए, 122 से 77 पे 78 पे आ गए, तो इन्होंने तुरंत से दावे कर दिए कि जेडीएस की तरफ से मुख्यमंत्री होगी और हम फिर सरकार में आएंगे और सरकार में आकर हम लूटेंगे। तो ये नैतिकता का पाठ हमें ना पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है, मैं यही विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी भी मौजूद हैं। राजकुमार जी, हम आपसे दलित मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन बाद में। पहले आप ये बताइए कि क्या कर्नाटक में खरीद फरोख्त का दोनों ही ओर खुला खेल होने वाला है? देखिए, जो हमने भाजपा का पक्ष और कांग्रेस का पक्ष को सुना है, उस पक्ष के अनुसार मुझे यही लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस को जनता, वहाँ की जनता, कर्नाटका की जनता नकार दी है। अगर नहीं नकारी होती तो फुल फ्लेज और अनएक्सपेक्टेड मैंडेट मिलता, वो चाहे बीजेपी को मिला होता या कांग्रेस को मिला होता, चाहे जेडीएस को मिला होता। कहीं ना कहीं वहाँ की जनता नकारी इन लोगों को। हॉर्स रेडिंग की जहाँ तक बात है, तो ये एक ट्रेंड चल चुका है और पहले भी हॉर्स रेडिंग हो चुकी है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का महारथी है और इस मामले में दोनों लोग तोड़ जोड़ में तो की राजनीति में तो बहुत पुरानी इनकी गेम रही है और अक्सर ये करते हैं। और मैं एक वहाँ कर्नाटका की एक जातीय समीकरण को आपके बीच में रखना चाहूँगा। क्या है कि वहाँ पे अगर हम देखें तो एससी वहाँ पे 18% है, 7% एसटी हैं, मुस्लिम 12.5% है और भी सब हैं। लिंगायत की भी बात करें तो उनके भी अच्छे परसेंटेज हैं, 16% के करीब, 17% के करीब है। तो ये ओवरऑल देखें तो इन सबों पे लोगों ने वोट तो चाहा, उनकी बात तो कही, लेकिन उन लोगों ने जो आज का देश का जो मिजाज बना हुआ है, उन लोगों के साथ उनके विश्वास में उनसे दिल से नहीं जुड़ पाया, जिसका ये रिजल्ट आपको देखने को मिला। बात करें दलितों की तो मायावती वहाँ जेडीएस को समर्थन दी थी। उसके बाद जो दलित हैं और एससी एसटी हैं उनका एक अच्छा खासा संख्या है, ओबीसी का भी अच्छा खासा संख्या है। बावजूद इसके ना तो कांग्रेस और ना ही जेडीएस और मायावती के समर्थन के बावजूद मतलब ये लोग अपने दलित वोट और ओबीसी वोट को एकजुट नहीं कर पाए।
क्या कहें? जी हाँ, कहीं ना कहीं इन लोगों को तो कमियां रही हैं। इन लोग इसमें इन लोग को एक साथ एक मंच पे मतलब कि लाने के लिए असफल रही हैं। अगर ले आए होते एक साथ एक मंच पे, अगर आ गए होते पहले ही चुनाव से पहले, तो आज भाजपा को 104 सीटें नहीं होते। और कहीं ना कहीं जो लगातार कही जाती है वो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ कि ईवीएम में भी ये लोग जिन घुसा देते हैं, वो चाहे पहले कांग्रेस रही हो चाहे आज भाजपा रही हो, तो ये ईवीएम का भी कहीं ना कहीं संकेत बातें आती है। तो हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से वाकई में कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, मैंडेट होता है, मैं कहीं सवालिया निशान नहीं, लेकिन ये बार बार ईवीएम की जो बातें आती है, ये ईवीएम को देश से टाटा बाय बाय कर देना चाहिए और इसके जगह पे अल्टरनेटिव विकल्प भी होना चाहिए। जी संजय गुप्ता जी, जिस तरह से अभी राहुल त्रिवेदी जी ने आप पे आरोप लगाया कि चुनाव से पहले आप लोगों ने प्री पोल, आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया, और बात करें सिद्धारमैया जी की, तो सिद्धारमैया जी एक बहुत ही ईमानदार, बहुत बड़े नाम हैं कर्नाटक की राजनीति में, और ये सब दावा कर रहे थे कि हम तो पूर्ण बहुमत से आएंगे, और मीडिया भी कहीं ना कहीं कह रही थी, आपके राहुल गांधी जी कह रहे थे। फिर क्या वजह है कि आप लोग नाकाम साबित हो गए? नहीं देखिए, सिद्धारमैया जी तक हार गए चुनाव। देखिए मैं कहता हूँ कि ये देश की सबसे बड़ी जन अदालत लगती है कि जब चुनाव होता है, और उस चुनाव के अंदर अधिकार फैसला देने का देश के उस वोटर को है, वो वहाँ न्यायाधीश है, वो तय करेगा कि कौन आदमी सत्ता के अंदर आएगा। सिद्धारमैया साहब ने अतुलनीय कार्य किया है, उनके कार्य करने का जो तरीका था वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उसको शाबाशी भी मिली, अच्छा कार्य उन्होंने किया। बावजूद इसके कि मैं समझता हूँ कि हम लोग कहीं मार्केटिंग में पिछड़ गए। 4200 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास अडानी भी है, अंबानी भी है, माल्या साहब का पैसा भी है, इनके पास नीरव मोदी का पैसा भी है, तो वो सारे पैसे का ये उपयोग कहाँ करेंगे? 4200 करोड़ रुपए का, मैं आपको कल नलिनी सिंह जी को मैं सुन रहा था टीवी के ऊपर, 4200 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रचार का पैसे का फंड रखा। इतना बड़ा पैसा तो कांग्रेस के पास नहीं है, हमारे पास इतने होर्डिंग लगाने के लिए पैसे नहीं है। हमें एक लिमिटेड उस दायरे के अंदर काम करना। जब ईमानदारी से आप काम करते हैं, भ्रष्टाचार का पैसा आपके पास नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अंदर आपको जनता के अंदर बीच में जाना है और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू काम करना है। सिद्धारमैया जी ईमानदार व्यक्ति हैं, ये आप जानते हैं उनकी छवि किस तरह की है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से येदियुरप्पा जी हैं, जिस तरह से रेड्डी ब्रदर्स है, इनके पास धन की बरसात हो रही है। और मुझे एक सवाल मैं कह के ख़त्म करना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं सुनता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, नैतिकता की। ना तो इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर जन लोकपाल की आज तक नियुक्ति की 4.5 सालों में। मैं दूसरी बात, नहीं तो ये येदियुरप्पा जो घूम रहे हैं ना, जो छूट गए हैं, ये छूटते नहीं। और आज येदियुरप्पा जो भ्रष्टाचार के आइकॉन हैं, वो इनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कहाँ गई भ्रष्टाचार की बात वो? और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या येदियुरप्पा के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी में आदमी नहीं बचा है? जी हाँ जी, आप कुछ देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने अनिल जी की बातों का जवाब देना चाह रहा था, जो कांग्रेस पार्टी को लेकर इन्होंने कहा। ये जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि सिद्धारमैया जी बड़े ईमानदार आदमी, हम दिल्ली में बैठकर उनकी ईमानदारी कैसे तय कर सकते हैं जब वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया? और उन्हें ऐसा नहीं कि 200-400 वोटों से, जो उनका चामुंडेश्वरी, जो उनका अपना क्षेत्र होता था, वहाँ पर वो उनको हार मिली। और नहीं जीते हैं, लेकिन चामुंडेश्वरी हार गए। 16 मंत्री इनके हार गए। अनिल लाडे जी के इतिहास आपको भी पता है, ठीक है? आप खुद देखिए, अगर नैतिकता की बात करें, जेडीएस जिसके पास 38 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी जिसके पास 78 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 104 सीटें हैं। अब अगर किसी लॉजिक पे भी आप जाएं, किसी एक आम जनता से भी पूछे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी कौन है और किसे सत्ता में आना चाहिए, तो लोग यही बताएंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, मैं दलित के ऊपर आना चाहता हूं, जो अभी हमारे भाई चिंतक साहब राजकुमार जी ने कहा था। देखिए, एक हमेशा जब भी कोई इलेक्शन होता है देश में, उसके पहले दलितों की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से एक माहौल बनाया जाता है देश में कि दलित विरोधी माहौल की सरकार जो है, जो पार्टी है, वो दलित विरोधी है। और जो देश की दलित समाज है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अब जागरूक हो चुके हैं। वो अपने जो तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कुछ उनके नेता हैं, उनके मुट्ठी में रहने वाले अब नहीं हैं। और ये चीज जो बेंगलोर कर्नाटक की जो जनता है उसने दिखा दिया है। 25%
इन्होंने ही बताया 18 और 7 मिलाकर अगर SC और ST का वोट मिलाएं तो 25% वोट है, करीब 17% लिंगायत के वोट है, बोका लिंगा वहां पे हैं। तो अगर 104 सीट भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, कोस्टल एरिया में भी उनको सीटें आई हैं, बॉम्बे कर्नाटका में भी सीटें आई हैं, हैदराबाद कर्नाटका में भी आई हैं, सेंट्रल में भी आई हैं, तो ये बिना दलित भाइयों के समर्थन के और उनके वोट का यह संभव नहीं था कि हम 104 सीट बीजेपी लेकर आए। और ये अपने आप में कहने के लिए काफी है कि आज का जो दलित समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे कितना भी साजिश रच ले। दलित, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जो दलित के चिंतक हैं या दलित के नेता हैं, उन लोगों ने आज तक पिछले 60 साल में यही किया कि सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाया, अपना सबका साथ अपना विकास। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो माननीय मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, दलितों का ये रहा जो तथाकथित कुछ चिंतक और कुछ उसके नेतागण रहे हैं कि सबका साथ अपना विकास। और यही कारण है कि आज भी दलित वहीं पे हैं, लेकिन माननीय मोदी जी का जो उनको साथ मिला है, उनको विश्वास मिला है, वही विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाया है। दावे तमाम हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी कर्नाटक में बहुमत साबित कैसे करेगी, हम जानेंगे राहुल जी से। लेकिन उससे पहले राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ राजकुमार जी बताइए। देखिए, बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं राहुल त्रिवेदी जी, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही कि दलितों के जो तथाकथित नेता हैं और वो ये कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आज तक 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदी भाई मोदी साहब इस देश का प्रधानमंत्री हैं, इस मुल्क का प्रधानमंत्री हैं। अभी तक तो जनधन योजना के तहत 14 लाख रुपये आए नहीं, स्वच्छ भारत के अभियान, गंगा की सफाई नहीं हुई, सफाई दिखती है। जितने भी मोदी सरकार की पॉलिसी आई आज तक वो फेल है। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर से दलितों को अधिकार दिया गया और उस अधिकार के साथ, उस संविधान के साथ सरकार के इशारे पे कहीं न कहीं दीपक मिश्रा जैसे लोग और उसके अधिकार का हनन करते हैं और उसमें संशोधन की बात करते हैं। क्या कहते हैं, संघ के जो बड़े नुमाइंदे हैं मोहन भागवत साहब, वो बिहार चुनाव में जाते हैं, कहते हैं क्या आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए। किस ढंग की समीक्षा की बात करते हैं? ग्राउंड लेवल पे दलित आज भी दलित हैं, आज भी वो लाचार हैं, आज भी आपकी योजना गरीबों तक, जमीन तक क्यों नहीं पहुंचती है? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आज इस दुनिया में नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री थे ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से 100 रुपये भेजता हूँ, 15 रुपये भी नहीं पहुँचते हूँ, उसको ठीक करने के काम क्यों नहीं करते? क्या मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री इस महोदय से कि बिहार में एक भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद यादव ही है क्या? उससे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग आज हैं, वो जेल में क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, उन्होंने कहा कि जन लोकपाल पे चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए प्राइम मिनिस्टर महोदय। कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कर्नाटक में मायावती अभी किंग मेकर की भूमिका में, तो क्यों नहीं वो ऐसा सवाल दलितों के मुद्दे को लेकर रखते हैं कि जो दलितों को योजनाओं को लेकर आएगा, दलितों को आगे बढ़ाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे, वो क्यों नहीं ऐलान करती हैं? इस तरह की बात वो क्यों? देखिए, जो आदरणीय बहन जी हैं मायावती और अठावले जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, उदित राज जी हैं, जो हैं उन लोगों की हो सकती है कि उनकी आइडियोलॉजी में उनका जो राजनीति करने का दलितों के प्रति तरीका रहा वो गलत हो सकता है। आज का युवा पीढ़ी जानता है कि दलितों का विकास कैसे होगा। बहन मायावती एक बड़े मुखौटा बने, लेकिन उन्होंने काशीराम जी का आइडियोलॉजी का ध्वस्त करने का काम किया, वो दलित समझ चुका है। बाबा साहब के आइडियोलॉजी को, विचारों को ध्वस्त करने का काम किया, वो दलित भाई लोग समझ चुके हैं। इसलिए आज मायावती को कहने पे, बहन मायावती को कहने पे, रामविलास जी को कहने पे आज दलित वोट देने को तैयार नहीं है। रही बात, आज नया नेतृत्व मांगता है, नया नेतृत्व चाहती है, लेकिन उसके भटकाव के लिए हम लोग जैसे नया नेतृत्व आ चुका है और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 10 से 25 सालों में दलित कभी रिजर्वेशन भी नहीं मांगे, खुद अपने आप से रिजर्वेशन छोड़ेगा। लेकिन पहले अधिकार, जो अधिकार है ग्राउंड लेवल तक दलितों को मिलना चाहिए। वो सरकार की योजना हो चाहे दलित के समाज के द्वारा हो, उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं, संविधान में संशोधन नहीं। तो कहीं ना कहीं राहुल त्रिवेदी जी के बातों में दम लगता है। राहुल जी, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि आप बहुमत कैसे साबित करेंगे? देखिए, मैंने नहीं, देखिए खरीद फरोख्त की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि आपने
3 पार्टी वहाँ पे मुख्य तौर पे हैं, 2 सीटें और छोड़ दें, एक बीएसपी की और एक निर्दलीय की। तो जो जनता है वो अगर 104 सीटें की बात करें तो सबसे बड़ी, उसके बाद का जो गैप है सीधे 104 से 78 है, 78 पे जहां कांग्रेस टिकी है, जिसका पहले 122 था। उसके बाद जो जेडीएस है, जो अपने आप को कह रही है कि हम भाई किंग मेकर हैं, या जिसके तरफ मतलब कांग्रेस के तरफ से जिसके नेता जो हैं डी कुमारस्वामी जी को कि हम दावा करेंगे, नहीं हम मुख्यमंत्री किंग भी हैं और मुख्यमंत्री के दावा भी कर रहे हैं, कांग्रेस उनको समर्थन कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या जनता को ये छलावा नहीं है कि जिस जनता ने 222 में से जिसको सिर्फ 38 सीट दिया हो और उसके नेता मुख्यमंत्री बने और जो 104 सीट लेकर आए वो विपक्ष में बैठे। अब रही बात समर्थन का, तो ये यहीं पे नैतिकता काम आता है कि अगर बाकी पार्टी के जो वहां पर विधायक मंडल के लोग हैं, जो विधायक अगर वो चाहते हैं कि वहां पर फिर से चुनाव ना हो और एक स्वच्छ सरकार चले, तो उसमें से वो अपने आत्मचिंतन से अपने तरफ से उसके लोग, जब जिस दिन हमें सिद्ध करने की बात आएगी, हमें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध करना है, वो लोग जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे और हम वहां पे अपनी बहुमत सिद्ध कर पाएंगे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे संजय गुप्ता जी? देखिए, मैं बामुश्किल अपनी हंसी रोक पा रहा हूँ कि जिस तरह का बचकाना स्टेटमेंट भाई त्रिवेदी जी दे रहे हैं। आप बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि ये 8 नंबर आप कहाँ से लाएंगे। वो बार बार कहते हैं कि पता नहीं जनता के लोग आ जाएंगे। अरे भैया, जनता के लोग नहीं आ जाएंगे। एमएलएज या तो चुने गए हैं जेडीएस के या तो चुने गए कांग्रेस के। आपके पास एकमात्र रास्ता है कि आप वहाँ उनको डिफेक्शन कराएं, और डिफेक्शन कोई अगर आपके साथ में करने के लिए आएगा तो इतना बड़ा आपका अगर रोल होता तो ये आप 112 पहले ही आ जाते। नंबर 2 बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही, आएगी भी नहीं, क्योंकि ये एक तरफ बात करते हैं। इनके सामने कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, क्योंकि मोदी भक्त है, ये सुनते ही नहीं है किसी को, लॉजिक की बात समझना नहीं चाहते। मैं संख्या बल्कि सीधी बात है, आप मुझे ये बता दें कि 8 आदमी आप कहाँ से लाएंगे अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक नंबर 2 बात मैं कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे 2 तरीके हैं। चुनाव हम करते हैं, चुनाव में जाते हैं, पहले चुनाव में नहीं जा रहे। आज 70 सालों से चुनाव हो रहा है इस देश में। पहला होता है प्री पोल अलायंस, दूसरा होता है पोस्ट पोल अलायंस। और पोस्ट पोल अलायंस के अंदर पहली बार ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने 85 बार पोस्ट पोल अलायंस किया है। 85 बार, मैं एक बार की बात नहीं कर रहा। आप कहें मैं बताना शुरू करता हूँ, ये पता नहीं इनको समझ में नहीं आ रही ये बात। प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस होने के बाद हमारा कोalition फ्रेम हुआ और हमने कोई मुंह ज़बानी नहीं कहा, लिखित तौर पे कांग्रेस ने समर्थन दिया जेडीएस को, जेडीएस ने एक्सेप्ट किया। दोनों ने ज्वाइंट अपने जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने राज्यपाल को लिख के दिया है। और यदि ये बात आपको जच नहीं रही तो आपने गोवा में क्या करा? तब कानून नहीं था। जब आपने मिजोरम में क्या करा? आपने मेघालय में, यही तो सरकार थी, यही तो राष्ट्रपति थे, यही तो गवर्नर्स थे, यही तो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। तब कानून कुछ और था, आज कानून कुछ और है। क्या समझाना चाहते हैं आप? ये देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, ये सारी चीज़ों को जानती हैं। 1.5 महीने पहले अमित शाह साहब वहाँ जा करके बैठ गए, क्या कर रहे थे? अमित शाह साहब किस बात के लिए जाने जाते हैं? ये तोड़ फोड़ हॉर्स ट्रेडिंग इसी के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं के लिए उनकी काबिलियत पता है और उन्हीं का बता। देखिए ना आप कैसे बना रहे हैं कांग्रेस मुक्त। अरे भैया, हमें पता है अडानी का पैसा आपके पास है, हमें पता है अंबानी का पैसा आपके पास है, हमें पता है ये तमाम भ्रष्टाचार का पैसा आपके पास है, और आप उसका, हम तो दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सदुपयोग समझते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जनता आपकी देख रही है। 2019 के अंदर ये मैंडेट क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं कह के ख़त्म करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई दलितों पर बात कर रहे थे, ज़रूर ये बात है कि ये लोग 2014 के अंदर भी और अभी भी पिछले कुछ सालों के अंदर दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ये घुमाने के अंदर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, हम गांधी के लोग हैं, हमारे डीएनए के अंदर दलित है। ये मैं जिम्मेदारी से आपको आज ये बात कह रहा हूँ कि हम गांधी के लोग हैं, हमारे डीएनए के अंदर दलित है। दलित हटा करके कभी कांग्रेस नहीं हो सकती। और हम कांग्रेस के अगर आरक्षण दिया, कांग्रेस ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर अगर किसी के अगर कानून मंत्री थे, किसके थे? कांग्रेस पार्टी के थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ साहब, मैं एक मिनट। अरे भाई साहब, मैं सुन रहा था, आप सुनो ना। आप सारी बातें झूठ बोल रहे थे, मैं सुन रहा। 2 मिनट सुनो ना प्लीज, मैं एक मिनट खत्म कर दूं। दलितों की बात आप बताइए कि किस तरह से दलितों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि मोदी साहब ने पिछले 4 में एक योजना दलित के लिए बनाई है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर एक योजना ये बता दें, मेरे त्रिवेदी जी खड़े हैं, आप एक योजना बता दीजिए आपने क्या कहते हैं देश के अकलितों के लिए की है। आप बता दीजिए, आपने बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ की नौकरी का आपने वादा किया था, कहाँ हैं वो नौकरियाँ?
आप सब झूठ बोल रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को लाभ मिल- देखिए, कांग्रेस के मित्र हमारे संजय गुप्ता जी जो कह रहे हैं और दलितों के क्रेडिट लेना चाहते हैं, आज तक जो भी योजनाएं बने वो गरीब और दलितों के लिए ही बना है। इन 70 सालों में 70 सालों से जो कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी, शासन कर रही थी, उसमें बड़ा मुझे शर्म मतलब कि शर्म आता है कहने में भी कि ये बातें मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर ऐसा होता तो मैं फक्र महसूस होता, गर्व से कहता कि बाबा साहब को मरणोपरांत भी कांग्रेस पार्टी भारत रत्न नहीं दिया। और वो बात कर रहे हैं दलित मसीहा की, चुनाव की बात करता हूँ, भाजपा की बात करता हूँ, जो हाउस ट्रेडिंग है और गवर्नर की असंवैधानिक तौर तरीके की बात की जा रही है। तो आपको बता दें कि गोवा और मिजोरम की जो हालात थी उसके अनुसार तो बीजेपी को मौका नहीं मिलना चाहिए था। बीजेपी को ये बहुमत में नहीं थे तो वहाँ पे सरकार उनकी नहीं बननी चाहिए थी। अगर कहीं ना कहीं गठबंधन, एक बड़ा गठबंधन दिख रहा है, बड़ा संख्या वर्ग दिख रहा है, तो ये कर्नाटका के महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं मांग करता हूँ कि बड़ी संख्या वर्ग को इन्वाइट करना चाहिए। कुल मिलाकर कर्नाटक की स्थिति बहुत ही दिलचस्प है और सभी की नजरें राजभवन पर टिकी है। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।